नमस्कार दोस्तों। आज हम समाजवाद और साम्यवाद एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। विश्व इतिहास में यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें हम कुछ विचारक के बारे में पढ़ेंगे। समाजवाद क्या होता है और समाज में रहने वाले लोगों का विचार कैसा होता है और कैसा होना चाहिए ताकि एक समाज बहुत आगे चल करके विकास कर सके। इसके लिए अनेक विचारक आते हैं और अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। उन सभी विचारकों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या होता है समाजवाद? समझिए, समाजवाद एक विचार है, एक सोच है, एक पहलू है जिसके आधार पर सरकार काम करता है। समाज में समाज के विकास करने के लिए क्या काम करना चाहिए, इनके बारे में सोचने वाले कुछ लोग होते हैं समाज में। जाहिर सी बात है कि समाजवाद क्या हो सकता है, तो समाज के बारे में सोचने वाला कोई भी व्यक्ति को कह सकते हैं यह समाज के विचारक है। समाज के बारे में सोचता है, समाज के विकास के लिए सोचेगा या उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना लाना चाहिए, किस तरह से शासन व्यवस्था होना चाहिए समाज में, यह सभी बातों पर गौर करता है, वह विचारक होता है समाज के सोचने वाला। जब यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति आती है तो अलग अलग सरकार अपने तरह से नियम लगाना शुरू कर देता है अपने समाज में, जिससे कुछ अमीर वर्ग के लोग होते हैं जो दिन प्रतिदिन अमीर होते चले जाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वह दिन प्रतिदिन और नीचे दबते चले जाते हैं। इसको लेकर के बड़ा ही अनबैलेंस एक समाज बन गया था। एक और जो बहुत ऊंचाई की ओर समाज चले जा रहा है जो अमीर वर्ग है, और जो नीचे दबता हुआ चला जा रहा है और गरीब लोग, वह गरीब लोग हुए। तो इसी को बैलेंस करने के लिए, समाज में ऊंच और नीच की भावना को मिटाने के लिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सब तरह से विभिन्नता को हटाने के लिए, अपना राय देने के लिए यूरोप के कुछ विचारक हुए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विचारक हुए जिनका नाम था सेंट साइमन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम समाजवाद के बारे में पढ़ने जो जा रहे हैं उसकी अवधारणा क्या होती है, समाजवाद। और इसमें हम देखेंगे कि एक नया विचार आ जाता है समाजवाद से हटके, जिसको कहा जाता है साम्यवाद। सोशलिज्म और कम्युनिस्ट के बारे में देखने वाले हैं। सोशलिज्म और एक कम्युनिस्ट दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन वर्तमान में इसको एक ही बात समझा जाता है। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज के कोई भी वस्तु हो या कोई भी सेवा देने वाला प्रकार हो, इन सब पर सरकार का अधिकार होना चाहिए तय करने के लिए। किसी तरह के फैसला लेने के लिए सरकार का अधिकार होना चाहिए। समाज में कोई भी वस्तु, जैसे मान लेते हैं कि हॉस्पिटल है, या फिर मान लेते हैं कि रेलवे है या बैंक है, या कोई भी ऐसा चीज जो वस्तु उत्पन्न करता है या उद्योग हो सकता है, यह सब पर फैसला लेने का अधिकार सरकार का होना चाहिए। तो उस देश को कहेंगे यह एक समाजवादी देश है। क्यों? क्योंकि इसमें सामूहिक रूप से फैसला सरकार लेती है और उस वस्तु पर पूरे देश का हकदार होता है, न कि एक किसी व्यक्ति का। लेकिन उसी तरह से ठीक पूंजीवादी किसको कहेंगे, जो इसके जस्ट अपोजिट में देख लेंगे कि समाज में कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लेते हैं स्कूल है, हॉस्पिटल है, या बस देने वाला सर्विस हो गया, ऑटो सर्विस हो गया। इसके अलावे देखेंगे कि सेवा देने वाला संस्थान जैसे स्कूल हो जाएंगे। यदि यह सब सरकार का अधिकार न होकर के किसी पूंजीपति व्यक्ति का अधिकार हो तो कहते हैं कि वह देश पूंजीपति वाला देश है। जैसे भारत यह दोनों के बीच का आता है, यहाँ समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तरह की व्यवस्था चलती है। तो इस तरह से भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन यह दोनों का विचार देखते हैं कि समाजवाद में जो भी वस्तु है, जो भी सेवा दिया जा रहा है, वस्तु हो या सेवा हो, इन सब पर जो अधिकार होगा फैसला लेने का वह सरकार का होता है। सरकार का यही तय करेंगे कि किसी भी वस्तु की कीमत क्या हो सकती है। लेकिन जब साम्यवादी वाला में देखेंगे तो इसका भी मतलब यही रहता है कि सरकार का ही अधिकार हो। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि समाजवाद का यह मतलब हो जाता है कि यह वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय की बात करता है। वर्ग समन्वय यह क्या होता है हम देखेंगे। और साम्यवाद भी सेम यही नीति अपनाता है, यही सिद्धांत होता है कि वस्तु पर, सेवा पर मूल रूप से अधिकार सरकार का होना चाहिए। परंतु यह साम्यवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। वर्ग संघर्ष। एक हम और शब्द बोले थे समाजवाद, साम्यवाद, और एक नया हम शब्द बोल दिए पूंजीवाद। क्या? पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या हो जाता है?
कि वह अर्थव्यवस्था, वह देश, जहां पर अर्थव्यवस्था पर सभी तरह के फैसला लेने का अधिकार, एकाधिकार किसी पूंजीपति व्यक्ति का हो, न कि सरकार का हो, तो उस देश को कहेंगे कि वह पूंजीवादी देश है। जैसे अभी अमेरिका जो है, अमेरिका था पूंजीवादी देश था। इसके बाद फ्रांस है, ब्रिटेन है, फ्रांस, ब्रिटेन, यह सभी देश पूंजीवादी देश है। और मिश्रितवाद में कहें और समाजवाद देश कौन हो जाएंगे कि जो कि पूरी तरह से सरकार का फैसला लेने का अधिकार हो। जैसे रूस था, लेकिन वर्तमान में कोई भी देश समाजवाद देश नहीं है और ना ही कोई भी देश पूंजीवादी देश है। सब दोनों तरह के अर्थव्यवस्था अपनाना चाहता है, दोनों के, समाजवाद और पूंजीवाद को। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था हर कोई अपनाना चाहता है और अच्छा भी रहता है। भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला ही देश है। हम देखते हैं कि आखिर क्या अंतर होता है समाजवाद और साम्यवाद। परिभाषा दोनों में बस यही देखें कि वस्तु पर और सेवा पर फैसला लेने का अधिकार सरकार का होना चाहिए। वर्ग समन्वय से अगर फैसला लिया जा रहा है तो समाजवाद हो जाएगा। वर्ग संघर्ष के बदले फैसला लिया जा रहा है तो वह साम्यवाद हो जाएगा। इतना देख लिए, इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ विचारक आएंगे जो समाजवाद के रूप में माने जाते हैं, जो अपना विचार देते हैं। उनका विचार ऑटोमेटिक वर्ग समन्वय की ओर होता है, तो इसलिए कहते हैं कि वह समाजवाद विचारक हैं। और कुछ विचारक ऐसे हुए जो कि ऑटोमेटिक उनका विचार वर्ग संघर्ष से मिलता रहा सिद्धांत, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया साम्यवाद। दोनों में अलग अलग विचारक आएंगे और दोनों के बारे में हम डिफरेंस देखते हुए पढ़ेंगे। तो वर्ग समन्वय में पहले देख लेते हैं कि वर्ग समन्वय में कुछ विचारक आए जिनके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए, वर्ग समन्वय के लिए या समाजवाद के विचारक में सबसे पहला जो व्यक्ति आए जिनका नाम क्या था, सेंट साइमन। सेंट साइमन, यह फ्रांस के विचारक हुए। हम सबका विचार भी देखने वाले हैं। इनका नाम क्या है, तो यह चार्ल्स फॉरियर है। कौन? चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर, चार्ल्स फॉरियर। यह कौन है? लुई ब्ला, इनका नाम है लुई ब्ला। और यह हमारे कौन है? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन। यह सभी जो विचारक है समाज के विकास के लिए सोचे, ताकि समाज में अमीर वर्ग और गरीब वर्ग दोनों का फासला ज्यादा नहीं बना रहे, दोनों के बीच संघर्ष नहीं हो, दोनों विकास करे। इसको लेकर के यह समाज के कुछ लोग हुए जो कि अपना राय दिए, अपना विचार दिए। सबसे पहले देखें हैं कि सेंट साइमन का अपना क्या विचार था। सेंट साइमन का यह मानना था कि समाज में तो दोनों तरह के लोग रहते हैं। जैसा कि हम बोले, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ 1740 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी के मध्य में। पूरी तरह से पूरे यूरोप के देशों में फैक्ट्री लगना शुरू हो गया। अंधाधुंध एक दूसरे के देश अपने आप से ही कंपटीशन करना चालू कर दिए। भौगोलिक खोज के दौरान उन लोगों ने उपनिवेश स्थापित कर लिया और उपनिवेश से कच्चा मटेरियल लाते थे अपने देश में और वहां वस्तु को निर्माण कर करके पूरा उसी देश में जाते थे बेचने के लिए। तो इस तरह से उद्योग बड़ी स्तर पर बढ़ना शुरू हो गया था यूरोपियन देशों में। तो ऐसा हो जाने से दो तरह के वर्ग समाज में उत्पन्न हो गए। एक हो गए पूंजीपति वर्ग और दूसरा हो जाते हैं आपका श्रमिक वर्ग, जो मेहनती करने वाले लोग हुए। और पूंजीपति वर्ग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे थे और श्रमिक वर्ग दिन प्रतिदिन नीचे होते जा रहे थे। तो इसी को लेकर के यह विचारक अपना दिए सेंट साइमन कि देखिए, समाज में तो दोनों तरह के लोग होते हैं और दोनों लोगों को, दोनों वर्ग के लोगों को मानवता के लिए एक दूसरे को क्षमता के अनुसार, या फिर कह सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। इनका मानना था कि सभी व्यक्ति को उनके क्षमता के अनुसार, सभी व्यक्ति को उनके जितना क्षमता रहे उनके क्षमता के अनुसार तथा उनके कार्य के अनुसार काम करवाना चाहिए। इनका मानना था सेंट साइमन का। यदि मान लेते हैं कि किसी की क्षमता है कि 10वां तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाना और उसकी क्षमता नहीं है कि ग्रेजुएट लोगों को पढ़ाए, तो जितना उसका क्षमता है आप उससे उतना ही क्लास तक के बच्चों को पढ़ाइए। यह बात सब पर लागू होती है, ना ही टीचिंग लाइन। जैसे मानते हैं कि कोई मजदूर है, वह मैक्सिमम 25 या 30 किलो तक का वजन उठा करके काम कर सकता है 12 घंटा, और यदि आप उससे 50
किलो का वजन दे करके काम करवा रहे हैं तो वह उसकी क्षमता नहीं है, वह काम नहीं कर सकता है। कार्य के अनुसार का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि किसी को आता है ट्रैक्टर चलाने के लिए, यदि आप उसको दे रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए तो उसका क्षमता नहीं है, उसका जो है वह काम नहीं है कि वह हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। जो व्यक्ति को जो काम कर सकता है वही काम देना चाहिए और जितना लिमिट तक कर सकता है उतना ही तक। तो यह मानना था सेंट साइमन का। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि उस समय समाज में पूंजीपति वर्ग के लोग गरीब लोगों को मैक्सिमम काम करने के लिए देते थे। जो काम नहीं कर सकता है, जो खतरनाक काम है, वह काम ही करने के लिए दे दिया जाता था और जितना नहीं कर पा रहा तो और ज्यादा वजन का सामान दे करके काम करवाया जा रहा है। तो इस तरह के विचार यह देखते हुए सेंट साइमन ने दिया कि सभी लोगों को उसके क्षमता के अनुसार तथा उसके कार्य के अनुसार काम करना चाहिए। और एक बात इन्होंने और स्पष्ट कर दी कि सभी गरीबों को अमीरों के लिए, सभी जो गरीब है सभी गरीबों को अमीरों के लिए तथा सभी अमीरों को गरीबों के लिए मिलकर के काम करना चाहिए। सभी गरीब वर्ग अमीर के लिए काम करेंगे और सभी अमीर वर्ग गरीबों के भौतिक सुख मतलब पैसा, भौतिक सुख के लिए भी सोचना चाहिए। यह बात बोले कौन? सेंट साइमन। तो यह इनका अपना विचार रहा। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि क्या अभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो अमीर के लिए निष्ठावान रूप से या कह सकते हैं कि ईमानदारी से काम करता है, कोई भी गरीब वर्ग जिस पर विश्वास करके कोई अमीर आदमी अपना काम सौंप दे तो नहीं, विश्वास नहीं कर सकता है। और ना ही कोई अमीर वर्ग के लोग अभी गरीब को कह सकते हैं कि कोई भी अभी ऐसा अमीर पैदा नहीं हुआ है जो बिना अपने लाभ के गरीब को मदद करे, नहीं करता है। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं कि चार्ल्स फॉरियर, यह इन्हीं का कथन था। वर्तमान में ऐसा नहीं है लेकिन उस समय यह बात बोल दिए थे। हालांकि यह बात लागू नहीं हो पाया। अपना विचार प्रस्तुत करने के दौरान यह एक बार भी नहीं सोचे कि यह बात शायद लागू होगा या नहीं। आगे हम देखते हैं चार्ल्स फॉरियर के बारे में। समझिए, चार्ल्स फॉरियर भी जो थे यह भी फ्रांस के ही एक विचारक हुए और इनका यह मानना था कि कोई भी, पहले क्या होता था कि कोई भी मजदूर जाते थे दूसरी जगह काम करने के लिए, काम के तलाश में चले जाते थे, अभी भी जाते हैं। बिहार के लोग बाकी दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जा रहे हैं और वहां पर जा करके जो है निंदनीय काम कुछ ऐसा लोग कर देते हैं जिससे पूरे बिहार राज्य को बदनामी सहनी पड़ती है। ऐसा कई सारे घटना आप जानते होंगे। तो यही बात को लेकर के समाज में उस समय भी जब ऐसा चल रहा था, या लोगों को मारा भी जाता है, आप दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं तो दूसरे राज्य के लोग अपने आप को जो उस तरह के प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता है, यहाँ के लोग कोई भी लोग नहीं दे रहे हैं तो वो लोग मारते पीटते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वहां की सरकार है। देखिए, चार्ल्स फॉरियर का यही सब देख करके समाज में इन्होंने अपना एक राय दिया कि देखिए, जो भी श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनको चाहिए कि अपने छोटे कस्बा या शहर जहां उनका घर है, जो अब उनका जिला है, उसी जिला में, उसी घर में, उसी नगर में रह करके कोई छोटा मोटा रोजगार कर ले ताकि इन सब घटनाओं का सामना नहीं करना पड़े। यह बात बोले कौन? तो चार्ल्स फॉरियर। इनका यह भी मानना था कि कोई भी समाज जो है अगर सोशल रूप से प्रोग्रेस करना है तो उसमें जो है महिलाओं के अधिकार को बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं। उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था कि बढ़ते हुए समाज का यह पहचान होना चाहिए कि महिला का अधिकार कितना बढ़ा है, तभी उस समाज को बढ़ा हुआ या विकसित माना जाएगा। इनका यह विचार था चार्ल्स फॉरियर का कि सभी श्रमिकों को अपने छोटे शहर में ही रह करके, छोटे नगर में रह करके ही छोटा मोटा कोई काम कर लेना चाहिए, दूसरे शहर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए आप नहीं कह सकते हैं कि कोई भी राज्य पूर्ण रूप से अपने ही क्षेत्र में निर्भर रह सकता है। वह उसको कहीं एक दूसरा छोड़ करके दूसरी जगह जाना ही पड़ सकता है। कई तरह के मजबूरी हैं और काम भी है। हर वर्ग के लोग नहीं रह करके काम कर सकते हैं अपने शहर में। अपने उद्योग धंधा की कमी तो है। बिहार में आप देख सकते हैं कि कितना % लोग यहाँ रह करके खेती कर रहे हैं या बाकी कोई काम कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा लोग गए हुए हैं, छठ में आते हैं उधर से भीड़ करके। देखिए, अगला देखते हैं क्या, लुई ब्लाक के बारे में। लुई ब्लाक का क्या इनका विचार था? लुई ब्लाक का मानना था कि देखिए, पहले तो ठीक है, गरीब वर्ग को चाहिए कि अपना
आर्थिक रूप से विकास करे, गरीब को यह चाहिए। लेकिन ये बोले कि देखिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार होना आवश्यक है। आर्थिक सुधार होता रहेगा, राजनीतिक सुधार से पहले आपको चाहिए क्या, उल्टा बोल दिए, आर्थिक सुधार से पहले चाहिए कि आपको राजनीतिक सुधार कर ले। सबसे जरूरी है राजनीतिक सुधार। आर्थिक सुधार से पहले, आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना चाहिए, राजनीतिक सुधार होना चाहिए। कोई भी समाज में यदि राजनीति सही रहेगा तो वह समाज ऑटोमेटिक रूप से आगे बढ़ जाएगा। इनका यह मानना था। उस समय के राजनीति समाज में हो रहे कुछ उस तरह के काम जिससे विकास में बाधा उत्पन्न हो राजनीति के कारण। जैसे कि कुछ राजा होते थे उस समय जो अपने समाज में विकासात्मक कार्य ही नहीं करते थे। वहां जो ऊंचा ऊंचा जो पद हुआ करते थे उस पर अमीर वर्ग के लोग बैठते थे। राजनीति इतना गंदा था कि जिस तरह से आज देखते हैं कि भ्रष्टाचार के तौर पर जाना जाता है, पूरा भारत कह सकते हैं कि भारत के लगभग अधिकतर राज्यों में उस समय के समाज में भ्रष्टाचार के कारण इन्होंने अपना राय दे दिया कि देखिए आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना आवश्यक है। कोई भी समाज का यदि राजनीतिक सही रहेगा तो वह विकास कर देगा। आप अपने ही समाज में हो रहे राजनीति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि गली नाली ढलने के लिए कितना देखा जाता है। एक पंचायत लेवल के स्तर बनाने के लिए, बैठका बनाने के लिए भी कई तरह के राजनीति खेले जाते हैं जो कि ऑफर के रूप में दिया जाता है आने वाले चुनाव में। तो ऐसा ऐसा जो है देख करके यह बिल्कुल सही बात है, अच्छा राय दिया कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में जो है देख सकते हैं कि इनका दिया गया कथन सिद्धांत सही तौर पर लागू नहीं होता है, नहीं एडजस्ट हो पाता है। अगला हम लोग देख रहे हैं एक विचारक जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ओवन। यह कहाँ के थे, यह स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है, यह आपका इंग्लैंड में पड़ता है। स्कॉटलैंड में एक शहर है न्यू लुनार्क, न्यू लुनार्क। यहीं के यह एक विचारक नहीं बल्कि यह एक पूंजीपति व्यक्ति थे, पूंजीपति व्यक्ति जिसको बिजनेसमैन कह सकते हैं। यह तीनों जो देखे, सेंट साइमन हुए, चार्ल्स फॉरर हुए या फिर लुई ब्ला, यह सबके सब विचारक व्यक्ति हुए थे। लेकिन रॉबर्ट ओवन एक पूंजीपति व्यक्ति हैं। इनका अपना एक फैक्ट्री था, कंपनी था। और इन्होंने क्या किया कि जिस तरह से उस समय के पूंजीपति लोग गरीबों से अधिक काम करवाते थे, 12 घंटा काम करवा रहे, वेतन सही से नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहा है, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है, तो इन तरह के जो कठिन परिस्थिति या सिचुएशन में जो मजदूर लोग काम कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन समस्या को ही दूर कर दिया। मजदूरों से 12 घंटा के बदले आधे घंटा काम करवाना शुरू कर दिए, वेतन अच्छी खासी देने लग गए, स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने अपना जो है जिम्मा उठा लिया, रहना खाना फ्री दे दिया। तो यह सभी दे करके मजदूर को देखे कि पहले की तुलना में अब जो है अधिक उत्पादन होने लगा है कंपनी से, फैक्ट्री से। यानी कि मजदूरा सब जब खुश रहता है तो अच्छा से काम करता है, और जब उसको जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, भले ही ज्यादा टाइम तक, रात तक काम करवा ले रहे हो, वेतन पैसा कम दे रहे हो, यानी कि पैसा तुम्हारा बच गया, ज्यादा देर तक काम के प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। इसके उल्टा जस्ट इन्होंने देखा कि हम वेतन अधिक कर दिए, छुट्टी भी दे दिए, रहना खाना भी सही कर दिए, और इसके बावजूद इन्होंने देखा कि अपने फैक्ट्री में इनका उत्पादन अधिक बढ़ गया है। तो इन्होंने अपना एक कथन दे दिया कि एक संतुष्ट श्रमिक, हर तरह से संतुष्ट हो, वह श्रमिक जो है, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं, वास्तविक श्रमिक होते हैं। तो 3 तरह के हम अभी 4 विचारक के बारे में देखें जो कि समाज के बारे में अपना विचार दिए। समाज के बारे में आप भी अपना विचार दे सकते हैं, बशर्ते सब लोग वह मान करके उस पर काम करें। तो यह सब लोग उस समय विचार दिए थे जब कोई पैदा नहीं हुआ था समाज के बारे में सोचने वाला। पहला बार इस तरह के यूरोप के ही लोग हुए जो समाज के बारे में सोचना शुरू किए। तो यह हमारे सेंट साइमन जिनका कथन था कि सभी गरीबों को अमीरों के लिए और सभी अमीरों को गरीबों के लिए मिलकर काम करना चाहिए, सभी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार और कार्य के अनुसार काम देना चाहिए। चार्ल्स फॉरियर, इनका यह मानना था कि सभी मजदूर श्रमिक वर्ग जिनको बाहरी जगह भेदभाव किया जाता है, उनको अपने छोटे नगर शहर में ही रह करके छोटा मोटा कोई काम कर लेना चाहिए। लुई ब्ला, इनका यह मानना था कि आर्थिक सुधार के पहले राजनीतिक सुधार होना आवश्यक है।
और रॉबर्ट ओवन जो कि एक पूंजीपति व्यक्ति थे, इन्होंने अपना एक कथन दे दिया कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। तो इस तरह के विचारक आए और यह सबका विचार देख करके लगता है कि बहुत अच्छा है। यह वर्ग संघर्ष पर नहीं, वर्ग समन्वय पर बल दिया था। और इसी बात को हम इसमें हम देख रहे थे कि जो यह तरह के जो समाजवाद है, यह वर्ग समन्वय पर बल देता है। अब हम अगला जो विचारक देखने वाले हैं, ठीक इसी तरह का रहेगा। समाज में जो भी वस्तु सेवा रहेगा उन सब पर अधिकार सरकार का ही रहेगा, बशर्ते वर्ग समन्वय नहीं रहेगा बल्कि वर्ग संघर्ष रहेगा, और वही हमारा साम्यवाद है। तो मेन हम लोग साम्यवाद के बारे में देखने वाले हैं।